नमस्कार, डीडी सोशल न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। देखिए, अब मैं हफ्ते के एक दिन जैसे शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, आपको इन पूरे हफ्ते में हुई तीन बड़ी जो राजनीतिक या फिर राष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबरें होंगी उसको विस्तार से लेकिन कम समय लेकर बताने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं आज इधर करने वाला हूं। यह हफ्ता राजनीति के नजरिए से थोड़ा सा दिलचस्प और काफी नई नई चीजों के साथ व्याख्या होती हुई हमारे सामने नजर आई। सबसे पहले तो नए संसद में पहली बार संसदीय सत्र बैठा, जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, जो नए सत्ते में बैठे, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार है, उनके नए कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली और संसद सत्र अपने अपने तरीके से चला। और यही संसद सत्र सबसे पहले विवादित होता नजर आया, विवादों में सुर्खियां बटोरते हुए नजर आया। सबसे पहले तो नए संसद के दोबारा इस बार स्पीकर चुने गए, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो चुने गए हैं ओम बिरला। ओम बिरला वैसे भी एक रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं, 2 बार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं बतौर लोकसभा अध्यक्ष, और इस बार फिर से नियुक्ति दी गई है बतौर लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यहां पे सिर्फ स्पीकर की बात नहीं थी, यहां पे विवाद तब खड़ा होता है जब ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि इस बार देखा होगा आपने लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से विपक्षी नेताओं ने भी इस बार अच्छी खासी सीट शेयर के साथ अपने आप को बहुमत के तौर पर आगे लाने की कोशिश करी है। हम इसमें देख सकते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर थे, जो डिप्टी स्पीकर का जो पद था, उसको लेकर सबसे पहले संसद में विवाद होता नजर आया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्षी यानी जो ऑपोजिशन है उनकी तरफ से नियुक्त किया गया होना चाहिए था, यानी उनकी तरफ से दिया हुआ एक चेहरा होना चाहिए था। लेकिन यहां पे जो खामियाजा आया, आपने देखा कि जो स्पीकर था ओम बिरला और जो डिप्टी स्पीकर भी थे वो भी सत्ते पे बैठी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही डिप्टी स्पीकर नियुक्त कर दिया, जिसकी वजह से सबसे पहले कहीं ना कहीं विवाद होता नजर आया। सबसे पहले तो अगर उससे भी पहले हम आपको बताने की कोशिश करें, संसद में जब संसद सत्र चल रहा था, जो ये चल रहा था पार्लियामेंट्री सेशन जब चल रहा था, जितने भी विपक्षी नेता थे, आप राहुल गांधी ले लीजिए, अखिलेश यादव ले लीजिए, डिंपल यादव ले लीजिए, एमके स्टैलिन ले लीजिए, आप उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सब संविधान का जो ओरिजिनल कॉपी थी वो लेकर संसद में प्रवेश करते हैं। और जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो उनके सामने आपने देखा भी होगा, राहुल गांधी संविधान का जो ओरिजिनल कॉपी जो वो लेके गए थे वो उनको दिखा रहे थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दो पक्षों में लोग बंटते नजर आए। सबसे पहले पक्षों ने जरूर इसकी तारीफ करी, वही दूसरा जो पक्ष था उसने इमरजेंसी का जो कार्यकाल था, इमरजेंसी का जो के दौरान जो समय था, उसको याद दिलाते हुए राहुल गांधी पे तीखा तंज कसा। खैर, उसके बाद जब ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की नियुक्ति की बात आई, तब फिर विपक्षी नेताओं ने अपने तरीके से निशाना साधा, अपने अपने तरीके से राजनीति करी। और उसके बाद राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया, और राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो चेहरा था वो बनाते देखते ही राहुल गांधी ने अपने तरीके से तीखा प्रहार करना भी जैसे तैसे शुरू कर दिया। यहां तक कि आज भी तो ताजी अपडेट आई है, ओम बिरला ने जब राहुल गांधी का, क्योंकि आपको पता है ओम बिरला अक्सर विवादों में तब सामने आते हैं जब विपक्षी नेता कोई अपनी बात बोल रहा होता है संसद में, तो उनका स्पीकर बंद कर देते, उनका माइक्रोफोन जो होता है वो बंद कर देते, उसके वजह से जाने जाते थे। लेकिन आज भी यही हुआ, राहुल गांधी का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया और राहुल गांधी सीधा ओम बिरला से भिड़ गए। वहां पे हम देख भी सकते हैं, ये वीडियो भी आई थी सामने छोटी सी। और ये चीज सबसे पहली चीज थी जिसने ये संसद सत्र को थोड़ा विवादों में घेरा। वही दूसरा जो विवाद इस बार संसद सत्र में हुआ वो हुआ हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, एआईएमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से शपथ लेने जाते हैं, अपने शपथ लेते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। चलिए ठीक है, जायज है, हमारे भी बीजेपी के कुछ नेता है जय श्री राम के नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाइए। लेकिन भारत के नए सदन में, नए संसद में भारत के चुनाव, भारतीय चुनाव आप जीत कर बतौर सांसद जाकर अगर आप वहां पे शपथ ले रहे हैं तो जय पैलेस्टीन का नारा लगाने का क्या फायदा होता है, क्या सेंस बनता है? यही चीज थी जिसने असदुद्दीन ओवैसी के जो संसदीय जो उनका ओहदा था उस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए, और संसदीय ओहदा भी उनका शायद खतरे में आ गया। लोग ये भी अटकलें लगा रहे थे उनका संसदीय जो ओहदा है वो छीन लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पूरे अपने शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, और अल्लाह अकबर का नारा लगाने के बाद वो ये कहते हैं जय पैलेस्टीन, जय पैलेस्टीन। और जियोपॉलिटिक्स यानी अगर आप भौगोलिक राजनीति के तौर तरीके से देखें, आपको पता चलेगा इजराइल पैलेस्टीन के बीच जो जंग है उसमें भारत किस कदर इजराइल का समर्थन करता रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काफी अच्छे टाइप्स है, हमारी बॉन्डिंग है, न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पे बॉन्डिंग है, अच्छे टाइप्स है उनके साथ, इजराइल के साथ। तो थोड़ा समर्थन जब दिखाते हैं तो जय पैलेस्टीन बोलने का क्या मतलब होता है? वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो सगे भाई बकरुद्दीन ओवैसी हमेशा ऐसे मुसलमान और ये जो रेडिकलाइजेशन से लेकर इनडायरेक्ट तरीके से तंज कसने वाले, निशाना साधने के लिए अपने विवादित बयानों की वजह से वैसे ही सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन अब नए संसद में बतौर सांसद आप इस बार चुनाव जीतकर भारतीय संसद के अंदर जाकर जय पैलेस्टीन का नारा लगाते हैं, ये किस हद तक जायज है? ये भी एक विवाद इस बार नए संसद में आया।
वही तीसरी खबर जो आई वो आई दिल्ली से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली का सहकथित शराब आबकारी घोटाले के तहत जब पहले मनीष सिसोदिया जेल गए और फिर अक्टूबर में ईडी द्वारा समन भेजने के बाद मार्च में आखिरकार जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, फिर बेल मिलती है लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, फिर वापस लोकसभा चुनाव होने के बाद सरेंडर करते अरविंद केजरीवाल। फिर से ये चीजें सामने आ रही थी क्योंकि वो ये कह रहे थे कि उनको वही जो अपने अपने तरीके से होता है कि उन्हें बेल दे दी जाए, ईडी सीबीआई उन्हें जानबूझ के बिना सबूत के फंसाने की कोशिश कर रही है। इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 2 दिन पहले सीबीआई तिहाड़ जेल से ही दोबारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है। मतलब ये बताइए, सीबीआई 4 से 5 चार्जशीट अलग अलग तरीके से फाइल करती है और उनमें से एक चार्जशीट में यह भी जिक्र करती है कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी घोटाला जो हुआ उसकी सारी नीतियां बनाई है जिसकी अरविंद केजरीवाल को कोई भनक भी नहीं थी। खैर वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने इस चीज पे पूरी तरीके से मतलब साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब उनकी बेल को मान लिया गया, यानी ये जो राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, जब उनकी बेल मान ली गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बेल को खारिज कर दिया और उस बेल के खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 3 दिन की सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की 3 से 4 दिन की कस्टोडियल रिमांड दे दी है, जिसमें एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़े दोषी साबित होते हुए नजर आए क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लग चुकी है, कहीं ना कहीं एक झटका लग चुका है। और ये ध्यान में देते हुए कि अगले साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे जल संकट दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर एक अलग राजनीति चल रही है। जल सत्याग्रह पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी नेता और विधायक अतिशी ने कर दिया। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनावों के बीतने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे विवाद, बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, जिसकी वजह से अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली की राजनीति में भी ये जो थोड़ी बहुत उथल पथल हो रही है वो भी इस चीज को दिलचस्प बना रही है। बहरहाल आप जरूर बताइएगा कि सबसे पहला जो मैंने बात बोली, संसद में जो डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति थी वो किस हद तक आपको जायज लगी। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान था, जो उनका नारा था जय पैलेस्टीन का, वो किस हद तक आपको जायज लगा। और तीसरी और अहम बात जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करी, क्या वाकई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को एक समय पे कट्टर ईमानदार कहते थे, कट्टर ईमानदार हैं या इसमें भी कोई साजिश है, वो सही में आरोपी हैं? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी सोशल न्यूज देख रहे थे आप, मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर।